आनंद जी भले ही इस वक्त शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके अंदर चल रहा तूफान किसी बड़े काम को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। अब वो क्या था, ये तो वक्त ही बताएगा। तभी अर्जुन ने उनके कंधे पर हाथ रखा, जिससे आनंद जी पीछे मुड़कर उसकी ओर देखने लगे। अर्जुन के चेहरे के भाव को देखकर आनंद जी कुछ नहीं बोले और अर्जुन उन्हें लेकर वेटिंग रूम की ओर चला गया। वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली में मीटिंग रखी गई थी। देश के सभी बड़े बड़े ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्टर भी इस मीटिंग में आए हुए थे। मिस्टर तेजपाल राणावत, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड थे, उन्होंने प्रोजेक्टर की ओर इशारा करते हुए कहा, सर, हमें खुफिया एजेंसी से पता चला है कि आने वाले 15 अगस्त के दिन दिल्ली के 4 जगहों पर ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि आतंकवादियों के घुसपैठ के बाद अब चारों तरफ सभी लोग सतर्क हो चुके हैं और उनका मेन टारगेट है लक्ष्मी नगर, पुरानी दिल्ली, चोर बाजार और जामनगर, क्योंकि सबसे भीड़ वाली जगह है और यहाँ पर भी ब्लास्ट होते हैं तो लोगों के अंदर दहशत पैदा करना और भी आसान हो सकता है। ये सुन रॉ ऑफिसर शुक्ला बोले, आपकी बात सही है, लेकिन इतने बड़े जगह पर हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? उस दिन सभी लोग आम लोगों की तरह बनकर घूमेंगे और हम उन्हें पहचानने में नाकामयाब हो सकते हैं। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि इस जगह पर सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट करवा दी जाएगी और हमारे ऑफिसर्स को किसी पर भी शक होता है तो वो तुरंत उसे गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करेंगे। पर इससे आम लोगों को तकलीफ पहुंचेगी तो क्या जनता नाराज नहीं होगी? मंत्री जी तेजपाल की बातों को सुनकर बोले। शुक्ला जी बोले, हमें पता है सर, लेकिन हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई और रास्ता भी नहीं है। हमें कैसे भी करके इस बम ब्लास्ट को रोकना ही होगा, वरना हजारों नहीं बल्कि इस बार लाखों लोगों की जान जाएगी। तभी रक्षा मंत्री श्री गोविंद यादव वहां पर मौजूद सभी ऑफिसर्स की ओर देखकर बोले, मैं चाहूंगा कि आपके हर एक डिपार्टमेंट का सबसे बेस्ट ऑफिसर एक टीम बनाकर इस केस को सॉल्व करे। हमें पता नहीं है कि दुश्मनों की अगली चाल क्या होने वाली है, लेकिन अगर हम साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे तो डेफिनेटली हम उन आतंकवादियों द्वारा किए जाने वाले बम ब्लास्ट को आसानी से रोक सकते हैं। शुक्ला जी बोले, यस सर, हम भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। वैसे भी आजकल के नौजवान के अंदर काबिलियत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, खास करके इंडिया का सबसे जाबाज आर्मी ऑफिसर मेजर आरफ सिंह का। उसने आज से पहले कई बड़े बड़े मिशन को अंजाम दिया है और सारे मिशन सक्सेस भी हुए हैं। मिशन अफलातून के दौरान उसने मुश्किल घड़ी में भी अपने साथियों को नहीं छोड़ा और एक एक करके दुश्मनों का अंत कर दिया। अगर वो इस मिशन में शामिल होगा तो डेफिनेटली हम इस आतंकी हमले को आसानी से रोक पाएंगे। डिफेंस मिनिस्टर श्री गोविंद यादव बोले, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम इसके लिए परमिशन देने को तैयार हैं। डिफेंस मिनिस्टर और बाकी के ऑफिसरों की बातों को सुनकर ब्रिगेडियर रविंद्र चतुर्वेदी अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोले, सॉरी सर, बट मुझे नहीं लगता कि मेजर आरफ सिंह इस मिशन में शामिल हो पाएंगे। ब्रिगेडियर रविंद्र चतुर्वेदी की बातों को सुनकर सभी की नजरें उनकी ओर चली गई। वहीं वो सब ये सोचने लगे कि ऐसी घड़ी में एक काबिल ऑफिसर का इस मिशन में शामिल न होना उनके लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। डिफेंस मिनिस्टर बोले, चतुर्वेदी जी, आपको पता है ना इस वक्त हमारे देश के ऊपर कितना खतरा मंडरा रहा है, तो आप ऐसे मौके पर अपने ऑफिसर को इस मिशन पर शामिल होने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? उसकी बातों को सुनकर आईबी हेड तेजपाल राणावत बोले, सर आपको बता दूं, इस वक्त मेजर आरफ सिंह की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पिछले दिन हुए आतंकी हमले में उसकी शारीरिक कंडीशन इतनी बिगड़ गई है कि उसे अपने शरीर को हिलाने में भी तकलीफ होती है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि मेजर आरफ सिंह शायद ही कभी दोबारा आर्मी में अपनी जर्नी कंटिन्यू कर पाएंगे। तेजपाल की बातों को सुनकर वहां पर मौजूद सभी ऑफिसर्स कुछ देर के लिए शांत हो गए। आखिर इस अटैक के बारे में किसी नहीं पता था, वहीं ये कितना खतरनाक था ये भी किसी से छुपा नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी जान पर खेलकर मेजर आरव ने उन आतंकवादियों को भारत के बॉर्डर के अंदर आने से रोका था। अब तक उनकी उम्मीदें जो कुछ देर पहले जगी थी टूटने लगी। बेशक उन सभी को मेजर आरफ सिंह पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब उसकी कंडीशन के बारे में जानकर उन्हें और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। डिफेंस मिनिस्टर गोविंद यादव ने शांति भंग करते हुए कहा, अगर ऐसा है तो आने वाले 2 महीनों से पहले हमें मेजर आरफ सिंह को ठीक करना होगा, चाहे उसे ठीक होने में कितने ही बड़े बड़े डॉक्टरों की जरूरत क्यों ना पड़े। लेकिन ये अब हमारे देश की बात है। अगर इन आतंकी हमले में हमारी एक भी जनता मारी जाती है तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार होंगे।
डिफेंस मिनिस्टर की बातों को सुनकर सभी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और आरव के ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो गए। इस वक्त उन्हें अपने देश के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। तो ऐसे में अगर मेजर आरव ठीक होकर देश को बचाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं तो वो उन्हें ठीक करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। उनके लिए किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार थे। अर्जुन की पूरी बात सुनने के बाद आनंद जी की आंखों से आंसू बह निकले। उसके पापा उससे कुछ भी सवाल पूछ पाते उससे पहले ही अर्जुन ने कहा, पापा मुझे पता है कि माँ की कंडीशन खराब क्यों हो रही है। जब तक वो आरव भाई से मिल नहीं लेती उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होगा। अपने बेटे के मुंह से वही जवाब सुनकर आनंद जी बोले, बेटा तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि हमने कई बार कोशिश की तुम्हारे भाई को ढूंढने की, लेकिन फायदा क्या हुआ। इतने सालों तक छानबीन करने के बावजूद भी तुम्हारे भाई का कुछ भी पता नहीं चल पाया। तो ऐसे में मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारे भाई से कैसे मिलवा सकता हूं, तुम ही बताओ। अपने पापा की बातों को सुनकर अर्जुन ने गहरी सांस ली और उनके हाथों को पकड़ते हुए कहा, पापा आरव जिंदा है। अर्जुन के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर आनंद जी उसकी ओर देखने लगे। अर्जुन आगे बोला, मैं जानता हूं पापा, आपको जानकर हैरानी होगी कि आरव अभी भी जिंदा है, पर ये सच है, वो इस वक्त कश्मीर में है। ये कहने के बाद अर्जुन अपने साथ हुए पिछले दिनों की घटनाओं को अपने पापा को बताने लगा कि कैसे उसे एक अनजान शख्स का कॉल आया था और वो अपने भाई से मिलने के लिए कश्मीर गया था। अर्जुन की पूरी बात सुनने के बाद आनंद जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें इस बारे में पता था कि उनके परिवार में कई राज छिपे हुए हैं जिसके बारे में अर्जुन को भी नहीं पता था। उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि आरव जिंदा है, लेकिन उन्हें इस बारे में पता था कि वो अपने परिवार के काले राज जानने के बाद वापस तो कभी नहीं लौटेगा, और अगर वो वापस आ गया तो क्या होगा। बस यही सब सोचकर आनंद जी परेशान थे। अर्जुन को ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा उसने कभी नहीं सोचा था। उसने कहा, पापा ये क्या कह रहे हैं, माँ की हालत देख रहे हैं ना, ऐसे में भी आप भाई को वापस नहीं लाना चाहते, और क्या पता भाई के जिंदा होने की खबर सुनने के बाद माँ की हालत में सुधार आने लगे। आनंद जी बोले, अर्जुन तुम्हारी बात सही है बेटा, लेकिन हमारे परिवार में छुपे कुछ ऐसे राज हैं जिसके बारे में सिर्फ मुझे और तुम्हारे भाई को पता है। मैं तुम्हारी माँ को इस बारे में बता दूंगा और इससे उनमें एक उम्मीद भी जागेगी, लेकिन मैं आरव को वापस नहीं ला सकता। ये बोलकर आनंद जी अपनी जगह पर खड़े हो गए और बोले, मुझे खुशी है कि हमारा बेटा अब भी जिंदा है, लेकिन शायद ही वो हमारे पास वापस लौटेगा। ये कहने के बाद आनंद जी वहां से चले गए, लेकिन अर्जुन उन्हें बताना चाहता था कि इस वक्त आरव की जान खतरे में है और अगर उन्होंने उसे मुंबई वापस नहीं लाया तो उसकी जान चली जाएगी। पर इस वक्त वो शांत रहने के अलावा और कर भी क्या सकता था। ये सब सोचते हुए अर्जुन खुद में बोला, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने भाई को वापस लेकर ही आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे उसे किडनैप ही क्यों ना करना पड़े। अपने पापा की बातों को सुनने के बाद अर्जुन ने आरव को मिलिट्री हॉस्पिटल से किडनैप करने का प्लान बना लिया था। वो किसी भी हाल में अपने भाई को उसके परिवार वालों के पास लेकर ही आएगा। उसके लिए उसे पूरे मिलिट्री वालों से दुश्मनी क्यों ना मोल लेनी पड़े। वार्ड से बाहर निकलने के बाद उसने अपने असिस्टेंट हितेश की ओर देखकर कहा, हमारे सबसे काबिल गार्ड को बुलाओ, मुझे आज ही अपने भाई को कश्मीर से वापस लाना होगा। मैं उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता हूं क्योंकि इस वक्त उसकी जान खतरे में है। हितेश, जिसे बीते 2 दिन से अर्जुन के अजीबोगरीब ऑर्डर को फॉलो करना पड़ रहा था, जब से अर्जुन को यह पता चला था कि उसका भाई अब भी जिंदा है, तब से ना जाने अर्जुन ने उसे कौन कौन से ऑर्डर्स दे दिए थे जिसे उसने शायद ही आज से पहले कभी फॉलो किया होगा। पर वो कर भी क्या सकता था, वो ठहरा असिस्टेंट और अपने बॉस का ऑर्डर मानना उसका काम था। अर्जुन की बातों को सुनने के बाद हितेश कुछ सोचते हुए बोला, सर, लेकिन आरव सर इस वक्त आर्मी के प्रोटेक्शन में है और उनका इलाज वहां पर चल रहा है, और वैसे भी मिलिट्री वाले आरव सर को कुछ नहीं होने देंगे। तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं कहना क्या चाहता हूं। हम वहां पर आरव को मिलिट्री वालों से पूछकर लेकर नहीं आएंगे, बल्कि उसे किडनैप करके लेकर आएंगे। अर्जुन हितेश की ओर देखकर बोला। अर्जुन की बातों को सुनकर
हितेश की आंखें खुली की खुली रह गई। आर्मी वालों से दुश्मनी मोल लेना मतलब अपने देश से दुश्मनी मोल लेना। अर्जुन बाहर की ओर देखकर बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन खड़ा है, मैं बस अपने भाई को आज रात ही वापस लेकर आऊंगा। ये बोलकर अर्जुन वहां से चला गया। हितेश अब कुछ नहीं कर सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और अर्जुन के पीछे पीछे बाहर निकल गया। मिस्टर आनंद इस वक्त अपनी पत्नी के पास मौजूद थे। अपनी पत्नी की ऐसी हालत को देखकर उन्हें भी काफी रोना आ रहा था, लेकिन अपने बच्चों की हालत को देखकर उसने काफी मुश्किल से अपने आप को संभाल रखा था। भले ही उनके चेहरे पर कुछ दिखाई न देता हो, पर उनके अंदर एक तूफान चल रहा था। तभी उसने अपनी पत्नी शालिनी जी का हाथ पकड़कर कहा, मैं जानता हूं शालिनी कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बाहर खड़े बाकी के परिवार वाले भी इस वक्त नजरें गड़ाए वार्ड के अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे कि कब आनंद जी बाहर आकर शालिनी जी के बारे में उन्हें बताएं। ब्रिगेडियर सर तेजपाल राणावत के साथ बैठकर बातें कर रहे थे, जो उनके साथ ही कश्मीर की ओर निकल गए थे। आरफ से मिलकर उसकी कंडीशन को देखने के बाद तेजपाल राणावत इतना तो समझ चुके थे कि आरफ किसी भी हाल में इस मिशन में शामिल नहीं हो पाएगा। जो सोल्जर दुश्मनों की औकात दिखा देता है, वो आज किसी बेजान लाश की तरह अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ है, बस उसके सिर के अलावा कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और वहीं वो चाहकर भी अपने शरीर के अंगों को हिला ही नहीं पा रहा था। इसे कुदरत का खेल ही तो कह सकते हैं कि जो आदमी कल तक देश की सेवा के लिए सबसे आगे खड़ा रहता था, आज उसकी मदद वो खुद ही नहीं कर पा रहा है। क्या अर्जुन अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? और करने की सोच रहे आनंद जी आखिर वो कौन से राज के बारे में बात कर रहे थे? क्या आरफ कभी ठीक हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए